आई स्पिट ऑन योर ग्रेव 1978। मेयर जार्ची का रिवेंज थ्रिलर सिर्फ कंट्रोवर्शियल नहीं था, इसने एक कल्चरल अर्थक्वेक क्रिएट किया जो आज तक महसूस होता है। ओरिजिनली डे ऑफ द वुमन के नाम से रिलीज होने वाली ये फिल्म एक राइटर की कहानी फॉलो करती है जो उन 4 मर्दों को सिस्टमैटिकली ढूंढकर मार देती है जिन्होंने उस पर हमला किया था। सेंसर्स को सिर्फ ग्राफिक वायलेंस ने पैनिक नहीं किया, बल्कि फिल्म का वो अप्रोच जहां 30 मिनट के असॉल्ट सीक्वेंस से नज़र नहीं हटाई जाती और रिवेंज को ट्रैजिक के बजाय जस्टिफाइड दिखाया गया, ये सब उनके लिए ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। फिल्म जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और चाइना जैसे मुल्कों में बैन कर दी गई, जहां इसका टपे रखना भी क्रिमिनल ऑफेंस बन सकता था। अमेरिका में रॉजर एबर्ट ने इसे 0 स्टार्स दिए और इसे अ वाइल्ड बैग ऑफ गार्बेज कहा, और ये भी दिखाना कि एक औरत बिना किसी माली सेवियर के अपनी पावर वापस ले सकती है। कंट्रोवर्सी यूस वाक और बढ़ गई जब फिल्म की स्टार कमिल कीटन, जो बस्टर कीटन की ग्रैंडडॉटर हैं, ने शूटिंग के बाद जार्ची से शादी कर ली। प्रोडक्शन भी काफ़ी लो बजट थी। कनेक्टिकट में गेरिला स्टाइल शूटिंग हुई एक छोटी सी क्रू के साथ। कीटोन ने कई डेंजरस स्टंट्स खुद परफॉर्म किए, जिसमें फ्रीजिंग पानी में लंबी सीन्स भी शामिल हैं। जब थिएटर्स ने फिल्म दिखाने से मना किया, तो जार्ची ने खुद वेन्यूज रेंट किए और फिल्म को इंडिपेंडेंटली प्रमोट किया, सेंसरशिप को ही मार्केटिंग एडवांटेज बना दिया। प्राइम पर अनकट वर्जन अवेलेबल है, जहां व्यूअर्स फाइनली कंप्लीट फिल्म देख सकते हैं, इंक्लूडिंग वो सीन्स जो ओरिजिनल रिलीज में भी कट किए गए थे। वायलेंस, जस्टिस और इंस्टीट्यूशंस की फेलियर पर एक ब्रूटल एग्जामिनेशन। सुस्पिरिया 1977। डारियो अर्जेंटो ने सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बनाई, उन्होंने सुस्पिरिया के जरिए एक ऐसा हेलुसिनेटरी नाइटमेयर क्रिएट किया जो इतना विजुअली शॉकिंग था कि दुनिया भर के सेंसर्स को सिजर्स उठानी पारी। ये टेक्निकलर फीवर ड्रीम एक डांस एकेडमी की कहानी है जो असल में विचेस के कोवन के कंट्रोल में होती है, और फिल्म का ओपनिंग ही सिनेमा के सबसे ब्रूटल मर्डर सीक्वेंसेस में से एक से होता है। 12 मिनट का सीक्वेंस जिसमें स्टैबिंग, हैंगिंग और स्टेन्ड ग्लास के थ्रू इम्पेलमेंट जैसे शॉकिंग विजुअल्स शामिल हैं। जर्मनी ने लगभग 60 मिनट कट किए, जबकि जापान, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी काफ़ी एडिट्स डिमांड किए। अमेरिका में भी अलग रीजन्स के लिए डिफरेंट वर्जन्स दिए गए। अथॉरिटीज़ को सिर्फ वायलेंस नहीं डरा रहा था, बल्कि उसका प्रेजेंटेशन, वाइब्रेंट कलर्स और गॉब्लिन का आइकॉनिक साउंड ट्रैक जो मर्डर को एक मकाब्रे आर्ट बना देता है। कास्ट ने अनकंफर्टेबल कंडीशंस में काम किया। जेसिका हार्पर ने बताया कि उन्होंने अक्सर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में सीन्स परफॉर्म किए जो एक्ट्रेस को सीरियस इंजरी दे सकती थी। क्रिटिक्स भी डिवाइड हो गए थे। कुछ ने इसे मीनिंगलेस स्प्लैटर कहा, जबकि दूसरों ने इसके ग्राउंड ब्रेकिंग विजुअल स्टाइल को अप्रिशिएट किया। रॉजर एबर्ट ने भी इसकी वोलप्चुअस क्वालिटी को प्रेज किया वायलेंस के बावजूद। जो बात सेंसर समझ नहीं पाए वो ये थी कि सस्पिरिया नैरेटिव लॉजिक के बारे में नहीं थी, ये एक सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट करने के बारे में थी, जैसे आप किसी और के नाइटमेयर में फंस गए हो। आज टूबी पर इसका कंप्लीट अनकट वर्जन अवेलेबल है, जहां व्यूअर्स अर्जेंटो का फुल विजन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक ऐसी हॉरर फिल्म जिसने म्यूजिक वीडियोस से लेकर फैशन डिज़ाइन तक सबको इन्फ्लुएंस किया। जो फिल्म कभी ऑडियंसेस के लिए टू एक्सट्रीम समझी जाती थी, आज वो सिनेमा के सबसे यूनिक और आर्टिस्टिक अप्रोचेस में से एक मानी जाती है। लास्ट टैंगो इन पेरिस 1972। बर्नार्डो बेर्टोलुची का कंट्रोवर्शियल ड्रामा जो एक अनोनिमस अफेयर के बारे में है, सिर्फ बाउंड्रीज पुश नहीं करता, यह उन्हें स्लेजहैमर से तोड़ देता है। यह फिल्म एक मिडिल एज्ड अमेरिकन विडोवर, मार्लन ब्रांडो, को फॉलो करती है, जो एक यंग पेरिशियन वुमन, मरिया श्नाइडर, के साथ एक फिजिकली इंटेंस रिलेशनशिप में एंटर करता है, और रिलीज होते ही इंटरनेशनल आउटरीच का सबब बन गई। इटली की हाईएस्ट कोर्ट ने इसकी तमाम कॉपीज डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दिया। चाइले और पोर्चुगल ने इसे आउटराइट बैन कर दिया, लेकिन कंट्रोवर्सी ने नए हाइट्स तब टच किए जब डिकेड्स बाद श्नाइडर ने रिवील किया कि उन्हें कुछ इंटीमेट सीन्स के बारे में फिल्मिंग से पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को ह्यूमिलिएटेड और अ लिटिल रेप्ड महसूस किया। इस एडमिशन ने फिल्म को देखने का नज़रिया ही बदल दिया, और डायरेक्टोरियल कंडक्ट
और परफॉर्मर कंसेंट के हवाले से सीरियस एथिकल क्वेश्चंस रेज किए जो ओरिजिनल सेंसरशिप डिबेट्स से भी आगे चलाए जाते हैं। जब यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के एग्जीक्यूटिव्स ने फाइनली फिल्म देखी तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हैरान रह गए और खामोशी छा गई। फिर किसी ने कहा, हमारे पास एक ऐसी फिल्म है जो कोई नहीं देखेगा। लेकिन इसके बरक्स ये एक सेंसेशन बन गए। पॉलिन केल ने इसे द मोस्ट पावरफुली इरोटिक मूवी एवर मेड कहा, जबकि दूसरों ने इसे प्रिटेंशियस पोर्नोग्राफी करार दिया। फिल्म ने ग्रीफ, पावर डायनामिक्स और इमोशनल आइसोलेशन जैसे टॉपिक्स को इतनी अनकॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से एक्सप्लोर किया कि ऑडियंस जो सैनिटाइज्ड हॉलीवुड रोमांस की आदत डाल चुकी थी, उनके लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था। आज प्राइम पर इसका कंप्लीट वर्जन अवेलेबल है, जहां व्यूअर्स वो अनकट फिल्म देख सकते हैं, लेकिन मॉडर्न ऑडियंस इसे एक मुख्तालिफ नज़रिए से देखती है। जहां एक तरफ इसकी आर्टिस्टिक इम्पॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, वहां दूसरी तरफ इसकी क्रिएशन के ट्रबलिंग हालात को भी समझा जाता है। ये कम्प्लेक्सिटी ओरिजिनल सेंसरशिप कंट्रोवर्सी से कहीं ज़्यादा गहरी है। द विकर मैन 1973 रॉबिन हार्डी का फोल्क हॉरर मास्टरपीस सिर्फ सेंसर नहीं हुआ, इसे लिटरली दबा दिया गया। एक ऐसी रेवलेशन जो इतनी डिस्टर्बिंग थी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने रिलीज से पहले ही इस पर हैवी कट्स लगा दिए। ब्रिटिश लायन स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव्स इतने कंफ्यूज थे कि उन्होंने फिल्म को 102 मिनट्स से कट करके 87 मिनट्स कर दिया। इसकी ट्रबल्ड प्रोडक्शन भी लेजेंडरी बन गई। क्रिस्टोफर ली, जो इसे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस समझते थे, इतने पैशनेट थे कि जब पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने फ्री में काम किया। जब स्टूडियो ने फाइनल कट को बुरी तरह एडिट किया तो हार्डी और ली दोनों डेवस्टेटेड हो गए और उन्होंने सालों तक कंप्लीट वर्जन रिकवर करने की कोशिश की। क्रिटिक्स ने शुरू में इसे डिसमिस कर दिया था, लेकिन द विकर मैन ने अपनी ऑडियंस लेट नाइट टीवी शोविंग्स और अंडरग्राउंड स्क्रीनिंग्स के जरिए हासिल की। धीरे धीरे इसने एक कल्ट फॉलोइंग बिल्ड की जो मेनस्ट्रीम क्रिटिक्स से काफ़ी पहले इसकी ब्रिलियंस को पहचान गई। जहां हॉरर एलिमेंट्स डीपर थीम्स एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ किए गए। आज इसका सबसे कंप्लीट डायरेक्टर्स कट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, जो सर्वाइविंग एलिमेंट्स से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। कुछ फुटेज हमेशा के लिए लॉस्ट रह गई है, लेकिन व्यूअर्स अब भी हार्डी के ओरिजिनल विजन के करीब कुछ देख सकते हैं। एक ऐसी फिल्म जो गोरे या चीप स्केयर्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि फेथ के नाम पर जेलोट्री और सैक्रिफाइस के रियल हॉरर को एक्सप्लोर करती है। सालो और द 120 Days of Sodom 1975 पियर पाओलो पासोलिनी की ये फाइनल फिल्म, जो उनके मर्डर से पहले रिलीज हुई, सिर्फ कंट्रोवर्शियल नहीं थी, ये शायद सिनेमा की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सली बैंड फिल्म है। आज भी ये फिल्म कई मुल्कों में बैंड है और दूसरों में हेविली सेंसर्ड है। कंट्रोवर्सी सिर्फ ग्राफिक कंटेंट की वजह से नहीं थी, बल्कि पासोलिनी का वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग मेटाफोर जो फासिज्म को डिग्रेडेशन से लिंक करता है, असल इशू था। फिल्म ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, जर्मनी, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और कई और मुल्कों में बन हुई। दूसरे क्रिटिक्स ने इसे सबसे पावरफुल एंटी फैशिस्ट स्टेटमेंट करार दिया जो कभी फिल्म पर कमिट किया गया हो। आज ये सिर्फ स्पेशलिटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कंप्लीट फॉर्म में अवेलेबल है, जहां एप्रोप्रिएट वार्निंग्स दी जाती हैं। सलो अब भी सिनेमा का सबसे एक्सट्रीम पॉलिटिकल एलिगोरी माना जाता है, एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ शॉक नहीं करती बल्कि व्यूअर्स को मजबूर करती है कि वो समझें कि पावर किस तरह एब्सोल्यूट तौर पर करप्ट करती है। ये एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कंप्लेसेंसी पर एक डेलिब्रेट असॉल्ट है।